कल वाला पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम आरबीआई पढ़ रहे हैं। जो आप नए जुड़े हैं उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स में हम आरबीआई पढ़ रहे हैं, राइट। और आपका कल आरबीआई की स्थापना हमने कर दी थी, और बीच में अगर आपका वीडियो रहा है तो मुझे बताइए कि यहां तक हुआ है सर। तो मैं एक बार आपके कमेंट देखना चाहूंगा। एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था ना आरबीआई का? मतलब कल की क्लास है उसमें वीडियो सही नहीं आया होगा, राइट। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना? पहली बात तो है कैसे बना, हाउ। दूसरी क्यों, व्हाई। और तीसरा इसके क्या प्रोसेस हुए, किस प्रोसेस से बना। और उसके बाद हम सारा देख लेंगे कि इसमें क्या, कौन मेंबर होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये बना कैसे? तो एक इन 1914 चैम्बरलेन कमीशन, चैम्बरलेन कमीशन recommended that Chamberlain Commission in 1914 recommended that there should be a central bank, and वो कैसे होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए? That should be established with the merge of, with the you can say merging three presidential bank. By merging three presidential bank, एक सेंट्रल बैंक बनाना है। और कैसे बनाना है, यहां से शुरू हुए थे, राइट। तो देखते रहिए। तो चैम्बरलेन कमीशन ने ये कहा कि 1914 में आया, इसने कहा कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक है उनको मर्ज करके एक सेंट्रल बैंक बना दो, उनको मिलाकर उनका विलय कर लो। विलय करने के बाद बाय मर्जिंग देम यू हैव टू एस्टेब्लिश ए सेंट्रल बैंक। और ऐसा ही हुआ, विलय किया गया। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ कैलकट्टा जो 1806 में बना, फिर इसका नाम चेंज हो गया 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल से, ठीक है। अब फिर दूसरा बैंक था 1814 में बना, बैंक ऑफ बॉम्बे। तीसरा बैंक था 1843 में बना, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, इन तीनों को मिलाया और एक बैंक बनाया जो सेंट्रल बैंक बना, सेंट्रल बैंक। लेकिन इसका नाम था क्या? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक बना कब? 1921 में। लेकिन इस इंपीरियल बैंक ने सेंट्रल बैंक होने का फर्ज नहीं निभाया। इट did not complete the duty. That's why we will not call it a central bank, right? हम नहीं इसको कहेंगे। तो इसने किया नहीं, because it worked for Britishers as a commercial bank. एक कॉमर्शियल बैंक होने के जैसा इसने काम किया, बायस्ड होके, ठीक है। सो हमें अभी भी सेंट्रल बैंक चाहिए था। लेकिन इस बैंक का बाद में क्या हुआ वो बता देता हूं। इसका 1955 में नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण मतलब पहले प्राइवेट थी, प्राइवेट के बाद ये क्या बन गई? सरकार के कब्जे में आ गई। और सरकारी बैंक
कौन सी होती है? सरकारी बैंक, यानी जिस बैंक में सरकार का हिस्सा 51% या उससे ज्यादा होता है। हाँ, राइट। इफ शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज 51 और मोर देन दैट, then you will call that public sector bank, right? और गवर्नमेंट बैंक। तो ये इस प्रकार से इसका नेशनलाइजेशन हो गया। ओके, नेशनलाइजेशन के साथ ही इसका नाम चेंज कर दिया और नाम इसका रख दिया एसबीआई। और किस कमिटी ने इसकी सिफारिशें करी थी? रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी। इस कमिटी ने कहा, सिफारिशें थी, इसकी रिकमेंडेशंस थी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी, इंपीरियल बैंक वाज नेशनलाइज्ड। ओके, और इसका नाम एसबीआई किस आधार पे दिया गया? किसने रिकमेंड किया था? तो वो था गोरेवाला कमेटी। गोरेवाला कमेटी ने कहा कि इसका नाम एसबीआई रख दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दो, राइट। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। अभी भी हमें क्या चाहिए? सेंट्रल बैंक, क्योंकि इसने सेंट्रल बैंक होने का काम नहीं किया। अभी कोई कनेक्शन आ रहा है तो मुझे बताइए, अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझ में आया तो भी बताइए, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? Anybody has any doubt? ओके, तो कंटिन्यू करता हूं। तो अब देखिए क्या होता है। अच्छा, धीरे पढ़ाना है थोड़ा। ओके 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 ओके, मैं धीरे धीरे चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तेज दौड़ने वाला कछुआ 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। तो हमें धीरे ही चलना है, हमें जो फास्ट नहीं चलना है, ठीक है? तो देखिए फिर क्या, अभी भी हमें क्या चाहिए? सेंट्रल बैंक। वी कुड नॉट कंप्लीट दैट डिमांड, इस मांग को हम पूरा नहीं कर पाए, तो अभी भी हमें सेंट्रल बैंक की जरूरत है। तो इसके बाद 1926 वन मोर कमीशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस में आया, दैट वाज हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, or sometimes you can call it what? Royal Commission also. This commission recommended that there should be a central bank by name what? RBI. That should be given a name, or namely RBI, right? उसने कहा कि एक भारत में सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसका नाम, इट्स नेम शुड बी आरबीआई। उसका नाम क्या होना चाहिए? आरबीआई होना चाहिए। तो इसके प्रयासों से, इसके कोशिश से फाइनली आरबीआई एक्ट 1934 बना। आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934 बन गया। और इस अधिनियम के अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड। कब? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन गई, ठीक है? जब आरबीआई बना तो आरबीआई वाज ए प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक। कैसा था? प्राइवेट बैंक था,
ठीक है। फिर ये सरकारी कब हुआ ये भी बताऊंगा। प्राइवेट बना बैंक और इसकी पेड अप कैपिटल, शुरुआती जो कैपिटल थी, पूंजी कितनी थी? 50 करोड़। और ये 50 करोड़ है वो 100 रुपए के शेयर में बंटे हुए थे, 100 रुपए के शेयर, ठीक है। और कितने शेयर थे टोटल? 5 लाख, 5 लाख शेयरों में ये बंटा हुआ था। और ये प्राइवेट बैंक था जब इसकी शुरुआत हुई, और इसका हेडक्वार्टर जब ये बना तब कैलकत्ता में था। बट दिस जब बना in 1935 its headquarter was in Calcutta and in 1937 it was shifted to Mumbai, और अभी भी कहाँ है? मुंबई में। तो 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ गया? मुंबई में, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। शुरू में कैलकाटा था, 2 साल के बाद मुंबई आ गया, आज भी कहाँ है? मुंबई में, राइट। और इसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़, सॉरी 5 करोड़ के साथ इसको शुरू किया गया था। 100 रुपए के शेयर थे, टोटल शेयर थे 5 लाख, और ये एक प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक था, ठीक है, प्राइवेट लोगों का था। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ। इसका पहला जो गवर्नर बना वो कौन बना, यहां से बात करते हैं। यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब भी फास्ट है तो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा और धीरे चलूंगा। जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए। Anybody has any doubt? ओके, तो फाइनली ऐसे हो गया। अब बैंक शुरू हो गई, बैंक प्राइवेट था, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो बहुत सारी चीजें, तो इसका नेशनलाइजेशन हो गया, आरबीआई का नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? 1949 को। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना? दूसरे बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई, तो ये एक्ट भी कब बना? तो आपको 2 डेट ये याद हो जानी चाहिए, दोनों ही एक ही साल में बने, ठीक है। एक तो इसका नेशनलाइजेशन हो गया, प्राइवेट से सरकारी हो गई, सारी की सारी सरकार के पास आ गई। आज हम देश में कोई मोनोपोली का काम करता है तो हम कह सकते हैं आरबीआई करता है। आरबीआई किसकी मोनोपोली करता है? नोट्स प्रिंटिंग। और किसी के पास नहीं, कोई प्राइवेट बैंक नोट नहीं छाप सकता, सिर्फ एक आरबीआई छाप सकती है, इसी के पास अधिकार है। बाकी कहीं भी मोनोपोली नहीं रही है, ठीक है। मोनोपोली यानी एकाधिकार। एकाधिकार किसी चीज में है वो आरबीआई के पास ही है, नोट छापने का। बाकी आप फोन में बात कर लो, कई कंपनियां फोन बेचती है, सिम की बात कर लो, कई कंपनियां सिम बेचती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कई बैंक नोट बनाती है। नोट बनाने का एक अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है, ठीक है। और हम पहले ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन का एक अधिकार सरकार के पास है, लेकिन आज ट्रेन का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे का भी, जिससे सरकार के पास उसका भी एक अधिकार नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए नेशनलाइजेशन हो गया, मतलब प्राइवेट थी शुरू में, 1949 में ये बन गई। अब बात करते हैं इसके पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बने? सर ऑसबोर्न स्मिथ।
पूछना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? ठीक है, तो यहां तक देखिए, सर ऑसबोर्न स्मिथ, राइट। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? सर ऑसबोर्न स्मिथ। और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। देखो, दो नाम मिल गए आपको, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें मिल चुकी हैं। और फिर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत की आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडियाज आरबीआई, इंडियाज आरबीआई गवर्नर, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख फिर देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। आरबीआई के कितने गवर्नर थे जो फाइनेंस मिनिस्टर बने? बताइए। आरबीआई के कौन कौन से दो? डॉक्टर मनमोहन सिंह और सीडी देशमुख, ये दोनों ही आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद क्या बने? फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, राइट। अब देखिए, यहां तक हो चुका है, आपको किसी भी प्रकार का यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद रिपब्लिक इंडिया के आरबीआई के गवर्नर, रिपब्लिक इंडिया आरबीआई गवर्नर, कौन बने? बेनेगल रामाराव, ये बने। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका था, यानी इनका टेन्योर सबसे लंबा था। ठीक है, सबसे लंबी ड्यूरेशन तक इनका टेन्योर रहा, तो ये भी आपको बताना है, बी आर राव, बेनेगल रामाराव। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। मैंने जो आपके गवर्नर हैं उनके बारे में सब कुछ बताया है, कल की क्लास में बताया था। एक्चुअली आपका रिकॉर्डिंग वगैरह ये सही नहीं चला, जिसकी वजह से सारा दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए फिर खास बात क्या है, 1969 में 14 कॉमर्शियल और यू कैन से प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, बैंक्स और नेशनलाइज्ड, इनका नेशनलाइजेशन हुआ 14 बैंकों का। ये इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है एल.के. झा। ठीक है, उसके बाद 1980 में 6 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इस समय गवर्नर कौन थे? आर.जी. पटेल। तो ये दो चीजें और आपको याद में रखनी है। अब इनका नेशनलाइजेशन हुआ क्यों और कुल कितना नेशनलाइजेशन हुआ? 6 और 14 कितना? 20 बैंकों का। किस एक्ट के अंडर में हुआ? बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट। एक्ट 1969, ये एक एक्ट था। इस एक्ट के तहत ये 14 और 6 दोनों टाइम ही इसी एक्ट के अंडर में
नेशनलाइजेशन हुआ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट के एक्ट 1969 के अंतर्गत कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो आपको बताना है 20। पहली बार कितनी का हुआ तो बताना है 14, दूसरी बार कितनी का हुआ तो बताना है 6, कब हुआ तो बताना है। एक 69 में हुआ, दूसरा 80 में हुआ। ठीक है, 80 में कितनों का हुआ तो आपको बताना है 6। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। बिल्कुल, सरकार दोनों टाइम ही इंदिरा गांधी की थी, राइट। दोनों टाइम ही सरकार इंदिरा गांधी की थी। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये आपका गवर्नर, इसका हु अपॉइंट्स, नंबर 1 हु सेलेक्ट्स, नंबर 2 हु रिकमेंड्स। अच्छा, नंबर 3 इसकी रिकमेंडेशंस कौन करता है? नहीं देखनी है क्या दिल के वो साल बात है। उसको अपॉइंट कौन करता है और सेलेक्ट कौन करता है? तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कौन करेगा? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, ये इसको सर्च करेगी कि किसको गवर्नर बनाना है। और क्या क्या होता है, बेसिकली एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। अभी वर्तमान में 3 ही है, ठीक है। वीरल आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद 3 ही बचे और आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। इतने दिन आरबीआई का गवर्नर इकोनॉमिक्स वाला ही होता था, जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है। इस बार हिस्ट्री का बंदा है, जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एमए हिस्ट्री है, उसने वो आरबीआई का गवर्नर बना है। तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि आपके स्कोप खुले, कोई भी सब्जेक्ट हो आप आरबीआई के गवर्नर बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए, ये पॉसिबल हुआ है मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है। तो शक्तिकांत दास है, वो 25वें है, ठीक है। और पहला आपको पता है सर ओसबोर्न स्मिथ, और आजाद भारत का पहला है सीडी देशमुख, और गणतंत्र भारत का पहला है बीआर राव, यानी बेनेगल रामाराव। यहां तक हो गया। हु अपॉइंट्स, देखो सिलेक्शन हो गया, ये करेगी। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ये सिलेक्शन करेगी कि किस लोगों को गवर्नर बनाना है और किसको गवर्नर नहीं बनाना है। और 4 डिप्यूटी गवर्नर होने चाहिए और एक गवर्नर।
फंड करता है और कितने नंबर होने चाहिए ये कहां पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप मुझे बताइए। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस से अच्छा, क्लास रुक गई थी क्या? तो मैं इस बात को फिर से बता देता हूं कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, और एक गवर्नर और 4 से ज्यादा डिप्यूटी गवर्नर नहीं होने चाहिए। ये बात लिखी हुई है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन यानी धारा 8 क्लोज फर्स्ट पार्ट ए में। ठीक है, और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर का सिलेक्शन कौन करता है? तो सिलेक्शन करता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट करने के बाद ये रिकमेंडेशंस करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से रिकमेंडेशंस आती है कि इसको आरबीआई का गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर बनाना चाहिए, और फाइनली अपॉइंटमेंट करता है पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति का सहारा नहीं लिया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए। एकदम वीडियो आ रहा है ना? और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, क्योंकि इकोनॉमी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और लगातार इसका स्कोप है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बढ़ता जा रहा है। इसलिए जितना हो सके, जितने स्टूडेंट्स हो सके, इसको पढ़ना जरूरी है। आपसे सीधा पूछ लिया है कि इसको सेलेक्ट कौन करता है, आपके सामने 3 ऑप्शन दे दिए, आपने सीधा बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करती है, आपका आंसर गलत हो गया। तो ये आपको चीजें याद में रखनी चाहिए कि FSRASC ये इसका सिलेक्शन करती है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। तो आपको इस शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहां तक कि किसी को कोई डाउट नहीं, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए, आरबीआई तो आपका बन गया, हमने गवर्नर बनाने का प्रोसेस है वो बता दिया, और अब बताएंगे नोट कैसे छापे जाते हैं, नोट प्रिंटिंग। ये क्या है? शुरुआत में जब आरबीआई बना 1935 में, तब से क्या प्रोसेस था? प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम, यानी पीआरएस, ये तरीका था, यानी समानुपातिक आरक्षित पद्धति। पद्धति या प्रणाली एक ही बात है। इस तरीके से नोट छापे जाते हैं, यानी समानुपातिक। जैसे यहाँ पे 3/5% 5 पार्ट है वो गोल्ड लेंगे, एंड 2/5 है वो फॉरेन करेंसी लेंगे। ये प्रोसेस था कि जितने नोट छापने उस रेशियो में आपको फॉरेन करेंसी लेनी और गोल्ड लेना है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि हमें पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई, और हमारे पास ये चीज और ये चीज दोनों नहीं थी, कम होने लगी इन द सेंस। तो हमने क्या किया, 1956 में ये नोट प्रिंटिंग सिस्टम है इसको चेंज कर दिया। 1956 से नया सिस्टम आ गया, वो था मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित पद्धति। क्या था? न्यूनतम
आरक्षित पद्धति या प्रणाली, ये कब से आई? 1956। इसमें क्या होता है, इसमें 115 करोड़ का तो आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, सोना, एंड 85 करोड़ का आपको फॉरेन करेंसीज रखनी पड़ेगी। ये चीज आपको रखनी पड़ेगी और उसके बाद आप नोट छाप सकते हो जितना चाहो। और नोट छापते कैसे, कौन डिसीजन लेता है? फाइनल डिसीजन किसका होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। नोट छापने का मिनिस्ट्री, फाइनल डिसीजन ऑफ प्रिंटिंग नोट्स। करेंसी नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। करेंसी नोट्स का फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिसीजन के बाद छापने का काम कौन करता है? हु प्रिंट्स द करेंसी नोट्स? आरबीआई। और इसका साइज क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द साइज ऑफ नोट, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ नोट, व्हाट शुड बी डिपिक्ट द पिक्चर। ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, और यू कैन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कलर का नोट क्या होना चाहिए, कलर पर किसकी फोटो होनी चाहिए, और कलर नोट पर जैसे मान लो उसका साइज क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा डिसीजन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। और आरबीआई का काम सिर्फ क्या होता है? फाइनल डिसीजन के बाद नोट छापना आरबीआई का काम है, राइट। नोट छापना किसका काम है? आरबीआई का। और उसको बैंकों को देना और सरकार को देना भी आरबीआई का काम है, मतलब सर्कुलेट करना भी आरबीआई का काम है, बैंकों तक और सरकार तक। आगे जनता तक करने का कार्य किसका है? कॉमर्शियल बैंक्स का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। तो ये डिसीजन ले गया। अब देखो नए नोट आए हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 2000 का नोट है, उस पे मंगलयान है। 500 का नोट है, उस पे क्या है? 500 के नोट पे किसका फोटो है? बिल्कुल इस चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा। Are you listening me properly or what? Am I audible to you? Still I'm waiting for you. Reply please. Are you listening me properly? Okay. So up to this, if anybody has any problem, please ask me. Otherwise, we are proceeding. We are going ahead. No doubt. Okay. Thank you. तो देखिए, जैसे 2000 का नोट था, उस पे मंगलयान था। 500 का नोट है, उस पे लाल किला आ गया, राइट। तो जो पुराना 500 का नोट था, उस पे क्या था? गांधी जी की दांडी यात्रा थी। गांधी जी दांडी यात्रा पे जा रहे थे। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि 2016 में हमें पता चला तो कि गांधी जी दांडी यात्रा पे नहीं जा रहे अपने सहयोगियों के साथ, वो तो लाल किला जा रहे थे। नया नोट आया है ना, उसमें लाल किला है कि पुराने नोट का जो गांधी जी जा रहे हैं वो टारगेट क्या था? लाल किला पहुंचना। ये हमें मोदी सरकार से पता चला। दूसरा, नोट पे एक नई चीज आई है,
पे स्वच्छ है, वहां पे भारत नहीं, और जिस आंख पे भारत लगा है वहां पे स्वच्छ नहीं। तो भारत को स्वच्छ करना बड़ा मुश्किल काम है। दोनों या तो एक साथ होते हैं कि ये स्वच्छ भारत है, एक साइड स्वच्छ, दूसरी साइड भारत। कितना डिफिकल्ट है ना। तो ये नोट्स पर क्या डेप्थ टेक्स्ट का पिक्चर लगा हुआ है ये भी आपको जानना जरूरी है। और इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि 100 रुपए के नोट पे गांधी सीरीज, गांधी जी की फोटो कब आए, 1987 से, और उसके बाद सब पे कब आने लगे, सब पे आने लगे 1996 से। ठीक है, 100 वाले नोट पे 1987 से, सभी नोटों पे गांधी सीरीज कब शुरू हुई, 1996 से गांधी वाली फोटो आने लग गई। ठीक है, अब देखिए नोट पर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है आपसे कि हु टेक्स द guarantee of your currency notes। ये बेसिक क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए। Everyone is using notes, currency notes. Who takes the guarantee of this note? कौन लेता है गारंटी, नोट की गारंटी कौन लेता है? मैं आपके सामने ऑप्शन दे देता हूं। आरबीआई का गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये 4 ऑप्शन है, आपको तुरंत बताना है ABCD में। ठीक है, ज्यादा लिखना ही नहीं है, ABCD बता दो। आपके करेंसी नोट्स की गारंटी कौन लेता है? आरबीआई गवर्नर, सभी आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, तो मैं आपको लाइव बताना चाहूंगा कि नोट की गारंटी कौन लेता है। ठीक है, क्योंकि एक डाउट है ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है और आप कभी नहीं भूलोगे। इस कंडीशन, इस तरीके से मैं बता दूंगा ना तो आप भूलोगे नहीं। अब आप पढ़ सकते हो तो यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे अपने पास नोट है तो उस पे देखिए गारंटी कौन लेता है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताइए। है ना, तो बेसिकली हम क्या गलती करते हैं कि आरबीआई का जो गवर्नर साइन करता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो हमें लगता है इसका साइन है, इसी ने गारंटी ले ली, बट ऐसा नहीं है। आरबीआई का गवर्नर कभी भी गारंटी नहीं लेता है, वो साइन करता है कि ये 100 का नोट है, गारंटी सरकार जाने और उसका काम, हम गारंटी नहीं लेते। तो आरबीआई की गारंटी कौन, सॉरी नोट की गारंटी कौन लेती है, आपको पता चल गया कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होता है। तो केंद्रीय सरकार इसको प्रत्याभूत करती है, इसकी गारंटी देती है, इसलिए तो भारत में नोटबंदी होती है। भारत में अब डिमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता। विमुद्रीकरण का इकोनॉमिक्स में अर्थ है कि नोट की वैल्यू 0 बना लेना। ठीक है, विमुद्रीकरण हम यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स, विमुद्रीकरण इकोनॉमिक्स में होता है कि नोट की वैल्यू 0, जबकि हमें नोट के मतलब 500 के बदले 500 रुपए मिले, 2000 के बदले 2000 मिले, 5000 की जगह 5000 और 1 लाख की जगह 1 लाख, क्योंकि पुराने नोट से हम नए नोट लेके आए ना उसके बदले में, तो हमारे नोट 0 हो ही नहीं सकते। जो गारंटी लेता है वो 0 कैसे कर सकता है? सरकार गारंटी लेती है अपने नोट की, तो सरकार कैसे उसको 0 कर सकती है? और भारत में जो आरबीआई मुद्रा छापती है, सरकार उसको बंद करने का डिसीजन क्यों लेती है? क्या अधिकार है सरकार के पास? तो ऑफ कोर्स सरकार के पास अधिकार है। क्या अधिकार है, कहां पर है? तो ये भी आरबीआई एक्ट 1934 क्लोज 26, सॉरी सेक्शन 26 क्लोज 2, आरबीआई एक्ट
24 सेक्शन 26 क्लोज 2 में लिखा गया है कि भारत सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की मीटिंग बुलाकर भारत के गजट में नोटिफिकेशन डालकर भारतीय मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर सकती है, यानी जीरो नहीं कर सकती, सर्कुलेशन से बाहर, पुरानी बाहर कर दी, नई ले आई। ठीक है, यही किया। और ये अधिकार किसने दिया सरकार को? ये आरबीआई एक्ट 1934 देता है सरकार को, नहीं तो सरकार की हिम्मत थोड़ी पड़ेगी। जैसे फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ये किस प्रकार का बैंक है? इंडिपेंडेंट। इस पर सरकार अपना कोई अधिकार नहीं चला सकती, जबकि भारत का आरबीआई कैसा है? सरकार पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। किस प्रकार का? निर्भर है सरकार पे, सरकार जो चाहेगी वही होगा। आरबीआई का इतना ऑटोनोमस पावर नहीं है, जबकि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो एकदम ऑटोनोमस है, यानी स्वायत्त है, उसके पास स्वायत्तता है। सरकार उसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकती, सरकार उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकती, जबकि आरबीआई के एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार देते हैं इंटरफेयर करने के। ठीक है, तो जब भी नोटबंदी हुई है तो हमने जीरो नहीं कर सकते। नोटबंदी भारत में 3 बार हुई है। कब कब? 1943, 1978 और 2016। अब देखिए, ये अंग्रेजों के टाइम में हुई और ये किसके टाइम में हुई? मोरारजी देसाई के। और ये किसके टाइम में हुई? नरेंद्र मोदी के। दोनों कहां के? गुजरात के। तो अगला अगर आपको नोटबंदी करवानी है तो प्रधानमंत्री कहां का बनाना है? गुजरात का। ठीक है, तो दोनों जो गुजराती दो ही अभी तक प्रधानमंत्री बने गुजरात के, दोनों ने क्या किया? नोटबंदी करी। इस भाई ने सबसे बड़ी करी थी, मोरारजी देसाई ने 5000 और 10,000 के नोट बंद किए थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए। देखिए, हमसे पहले भी लोग 5-5 और 10-10 हजार के नोट बनाते थे, यूज करते थे, सॉरी। अब सोचिए आरबीआई मैक्सिमम कितने का नोट बना सकता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आरबीआई 2 रुपए से लेकर 10,000 तक का नोट बना सकती है, मैक्सिमम 10,000 तक का नोट बना सकती है। और भारत सरकार सिक्का कब कितने का बना सकती है? 1 रुपए से लेकर 1000 तक का सिक्का बना सकती है, ध्यान में रखिए। ठीक है, सिक्का कितने का? 1 रुपए से लेकर 1000 तक का, जबकि नोट 2 रुपए से लेकर 10,000 तक का आरबीआई बना सकती है। तो 1 रुपए का नोट कौन बना सकता है? तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। इसको छापने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या इस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं? तो आपको कहना है नहीं। तो इस पर साइन किसके होते हैं? इस पर साइन होते हैं चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी। चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी। और चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी अभी कौन है? अजय कुमार भूषण। कौन है? अजय कुमार भूषण। ठीक है, ये चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी है। और 1 रुपए के नोट पर साइन किसका होगा? चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी। और चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी और उसकी टीम और क्या बनाती है? भारत में इकोनॉमिक सर्वे है, वो इसी के द्वारा तैयार किया जाता है, जो बजट से 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। 1964 के बाद, 1964 से पहले, यानी जब से शुरू हुआ 1950-51 से लेकर 1964 तक बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, जबकि 1964 के बाद बजट से 1 दिन पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है। और इसको तैयार करता कौन है? चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी और उसकी टीम। ठीक है, ये बात यहां तक अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो मुझे आराम से पूछिए।
हाँ बिल्कुल, बैंक में जमा पैसे चाहे आपके 1 करोड़ हो, लेकिन गारंटी सिर्फ 5 करोड़ की लेती है आरबीआई, सॉरी 5 लाख की। चाहे 1 करोड़ आपका जमा है, 5 लाख की ही गारंटी है, बाकी की गारंटी नहीं है बैंक में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल 50 पैसे के कॉइन है वो बंद हो गए हैं। तो अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो 10 मिनट और है, हम कंटिन्यू करते हैं। डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट? बिल्कुल एकदम अच्छे से आप सीख रहे हो इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोगों का सिलेक्शन एक बड़े पद पर बिहार में होगा। जब हम भी कभी अररिया, कभी नालंदा इधर घूमने आएंगे वैशाली, तो आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। ठीक है, पटना, तो हम इधर आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे, राइट। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का नोट कौन छापता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके साइन होते हैं? चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी के। अभी कौन है? अजय कुमार भूषण। तो ये सारा हो गया। और आरबीआई कितने का नोट छापती है? 2 रुपए से 10,000 तक का। इस पर साइन किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, और ये सिक्के हैं जो आरबीआई नहीं छापती है, याद में रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही छापती है। फिर से ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। और सिक्का कितने से कितने का हो सकता है? तो ये 1 रुपए से लेकर 10,000 तक का हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे ना कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है, उसमें मैं सारा बताऊंगा कि आरबीआई कहां सिक्के छापती है। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल बता ही देता हूं, तो आपको ध्यान में रखना है मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा, और सबसे नई जो टकसाल है, मिंट है, वो आपकी नोएडा में है। और नोएडा कहाँ है बताइए? हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में? नोएडा किधर है, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है नोएडा। हाँ, 3/5 और 2/5 क्या है? बिल्कुल सही कहा। मान लो आपको सिर्फ 200 करोड़ ही रुपए छापने हैं देश में, तो सम्मानुपातिक यानी इसके सम्मान, यानी 200 करोड़ का 3/5 कितना हो गया? 120 करोड़ का तो गोल्ड रखो पहले आरबीआई में रिजर्व, और उसके बाद 2/5 यानी 80 करोड़ का फॉरेन करेंसी रखो, और उस 200 करोड़ छाप सकते हो। उसके बाद ये नहीं हुआ, अब मिनिमम कर दिया कि अब सिर्फ 200 करोड़ का छापना है, सरकार जितनी अनुमति दे उतना छाप लो। ठीक है, वो तो मैक्सिमम वैसे 10,000 करोड़ होता है एक साल में। बाकी सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार कितने का आपको बोलती है, उतना छाप सकते हो। एक बार आपको लायबिलिटी कितना रखना है? ये आपकी 200 करोड़ मिनिमम रखनी है, इसलिए इसको मिनिमम कहा गया है। मिनिमम रखना है, समानुपातिक यानी जितना छाप है उतना ही रखना है। तो ये मुश्किल था, देश में सोना नहीं था इतना। अभी आरबीआई के पास सोना ज्यादा नहीं है, 650 टन सोना है मत। आरबीआई के पास सोना कितना है? 650 टन। ठीक है, देखो आरबीआई के नोट का ये चलन है ना, ये सॉरी 1 रुपए का नोट का चलन है ना, बहुत पुराना। ठीक है, आरबीआई बना आपका 1935 में, और उसके बाद आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। आरबीआई ने हमारे पड़ोसी देशों के बैंक के रूप में भी कार्य किया।
ठीक है, पड़ोसियों में छोटे छोटे देश थे, उनको पैसा भी आरबीआई सप्लाई करता था। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है वो 1917 से बना, ये आरबीआई से पहले, तो इसका चलन बहुत पहले हो गया था आरबीआई से, तो इसको उसी जगह पर रखा कि गवर्नमेंट चाहती है तो चलो गवर्नमेंट के पास ही रखो, ठीक है। तो ये इतना ही कारण है, और कोई बड़ा कारण नहीं। अभी 1 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया है एक्चुअली। और कोई डाउट? बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं। हटा दो, स्क्रीन को लेना है ले लीजिएगा। देखो आज एक मैंने बहुत बड़ी बात बताई है, ये ध्यान में रखना, नोट की गारंटी कौन लेते हैं, क्योंकि हम नोट यूज करते आ रहे हैं, हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया कि नोट की गारंटी कौन लेता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी किसी से और से पूछना कि भाई नोट की गारंटी कौन लेते हैं, आप कई सालों से यूज कर रहे हो, लोग ध्यान में नहीं रखते। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है जिसकी हम नकल मार सकते हैं, नोट किसी भी एग्जाम में आप ले जा सकते हो, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और हम कॉन्फिडेंस से लिख देते हैं कि आरबीआई का गवर्नर, और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि बाकी सारे गलत हो सकते हैं लेकिन ये सही होगा, लेकिन वही गलत होता है, ठीक है। अब देखिए नोट पर भाषाएं कितनी होती है, मुझे ये बताइए, नोट पर भाषाएं कितनी होती है? एक बॉक्स बना होता है उसमें, और टोटल भाषाएं कितनी होती है? नोट पर टोटल भाषाएं कितनी होती है? आपके उत्तर का इंतजार है हमें। आदर्श, मृत्युंजय, बिल्कुल सही आंसर आपका दोनों का। 17 भाषाएं होती है, 15 बॉक्स में होती है, 2 बाहर होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाहर होती है, बाकी 15 उस नोट में एक बॉक्स बना होता है उसमें होती है, ठीक है। तो ये चीजें, तो कल की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आरबीआई के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई।